चैप्टर नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो ध्यान दो। चैप्टर नंबर 2F जो है उसमें दो मेजर टर्म्स पे बात हो रही है, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। अब ये दोनों टर्म्स का पहले आपको बेसिक मीनिंग बता देता हूँ, तो पूरे चैप्टर में यही सब बातें डिस्कस होने वाली है। चलो बातें नहीं अब। हाँ, तो ट्रांसफर का मतलब क्या है और ट्रांसमिशन का मतलब क्या है वो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब जैसे कोई भी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स मेरी ओनरशिप में है, मैं उसको ओन कर रहा हूँ, वो शेयर्स मैं वॉल्यूंटरीली अपनी मर्जी से आपको बेच रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में हम प्रोसेस को क्या बोलेंगे, दैट इज ट्रांसफर। तो सिंपल है, अगर फिजिकल शेयर्स हैं तो मैं सर्टिफिकेट आपको ट्रांसफर कर सकता हूँ, वो भी कंपनी के थ्रू प्रोसेस हो सकता है। और अगर डीमैट में है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब डीमैट में 1-to-1 सेलिंग नहीं होता है, उसमें ये है कि आप स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर्स बेच दो, सामने जिसको परचेज करना है वो भी ऑनलाइन परचेज कर लेगा। बायर और सेलर एक दूसरे को नहीं जानते और ना ही जान पाएंगे। आपने अगर आज ऑनलाइन जाके डीमैट ऐप पे कोई शेयर्स परचेज कर लिए, तो शेयर किसी ने बेचे होंगे तभी आपने परचेज किए ना, लेकिन किसने बेचे वो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि बीच में स्टॉक एक्सचेंज है, जो भी काम हो रहा है वो उनके थ्रू हो रहा है, 1-to-1 नहीं हो रहा है। पहले जब फिजिकल शेयर्स एक दूसरे को डिलीवर किए जाते थे तो शेयर ट्रांसफर के लिए एक अग्रीमेंट बनता था, एक सर्टिफिकेट साइन होता था एंड देन शेयर्स का ट्रांसफर होता था। आए बात समझ में, क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा जो टर्म है इसके बाद, दैट इज ट्रांसफरेबिलिटी या ट्रांसमिशन उसको बोल सकते हैं। तो व्हाट इज ट्रांसफर एंड व्हाट इज ट्रांसमिशन, वो देख लो। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शेयर्स वॉल्यूंटरीली मैं अपनी मर्जी से ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ। इस सिचुएशन में ये हो रहा है कि मेरे शेयर्स बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली किसी और को ट्रांसफर हो रहे हैं। अब ऐसा क्यों होगा, कौन से सर्कमस्टेंसेस में ऐसा होगा कि जब मैं अपने शेयर किसी को ट्रांसफर खुद से नहीं कर रहा हूँ लेकिन अपने आप ट्रांसफर हो रहे हैं? कंपनी बंद हो गई तो शेयर्स खत्म ही हो गए, ऐसा फिर वो ट्रांसफर नहीं हुए, वो एक तरीके से कंपनी ने वापस ही ले लिया और आपको पैसा मिल गया। और कोई सिचुएशन 4 फीचर में हो सकता है, या अदरवाइज हम बोल सकते हैं डेथ वाले केस में, अगर इन्वेस्टर शेयर होल्डर की डेथ हो जाए तो उसके शेयर्स का क्या होगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल एयर या जो भी हम बोल सकते हैं उसके नॉमिनी है, उनको वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो शेयर का ओनर है वो खुद से शेयर ट्रांसफर कर रहा है या बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज ट्रांसमिशन। तो मेजरली दो पॉपुलर सिचुएशंस या इंस्टेंसेस है, एक है डेथ ऑफ द इन्वेस्टर और दूसरा है इंसॉल्वेंसी। अगर इन्वेस्टर बैंकरप्ट हो गए, जैसे आपने कंपनी का लिक्विडेशन बोला, मैं कंपनी का नहीं, मैं इन्वेस्टर के बैंकरप्सी की बात कर रहा हूँ इंडिविजुअली। तो अगर कोई बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाता है तो क्या होता है, उसकी सारी बची हुई एसेट को टेक ओवर कर लिया जाता है, उसको सेल करके पैसा रिकवर किया जाता है और सारे लायबिलिटी होल्डर्स को पे ऑफ किया जाता है, क्रेडिटर्स को। तो यहाँ पे उसके शेयर्स भी तो बेच दिए जाएंगे, तो उसको शेयर ट्रांसफर करने हो या ना करने हो, बाय डिफॉल्ट वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर डन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ विदाउट द कंसेंट ऑफ ओनर, उस चीज को हम बोलेंगे दैट इज ट्रांसमिशन। आगे है समझ में, क्लियर? तो ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन के दोनों के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर। अब पूरे चैप्टर में हम जहाँ पे भी दोनों वर्ड यूज करेंगे आपके माइंड में क्लियर रहेगा कि ट्रांसफर क्या होता है और ट्रांसमिशन क्या होता है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। अब बात हो रही है कंपनी के हिसाब से, अगर हम टाइप ऑफ कंपनी के हिसाब से बात करें, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, उस सेंस में, तो ट्रांसफरेबिलिटी किस तरीके से वर्क करती है वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं या नहीं होते? मतलब मैं प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर हूँ तो अपना स्टेक कभी सेल कर सकता हूँ या कोई ऑप्शन ही नहीं है? होना चाहिए ना प्रोसेस। मतलब मुझे नहीं स्टेक रखना है तो मैं किसी ना किसी तरीके से तो ओनरशिप जो है उससे क्विट करके अपने आप को अलग कर सकता हूँ, लेकिन फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। दोनों टर्म्स में डिफरेंस है, ट्रांसफरेबल एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल का मतलब कि भाई है ट्रांसफरेबल लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती है। फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब कि आप बिना किसी कंडीशन के जब चाहो अपना स्टेक किसी को भी सेल ऑफ कर सकते हो। तो प्राइवेट कंपनी में शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं लेकिन फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। आया समझ में? जहाँ ट्रांसफर का प्रोसीजर है वो रिस्ट्रिक्टेड है, प्रिस्क्राइब्ड है, और हमें उसी प्रोसीजर के थ्रू अपना स्टेक ट्रांसफर करना पड़ता है, वो अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट उन्होंने प्राइवेट कंपनी से ही किया है। अंदर जो बातें बोली है वो बेसिक वही जो मैंने आपको बताई कि भाई एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन नहीं है लेकिन सर्टेन कंडीशंस के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हो। अब देखें अगर इसी में डिस्कस हो रहा है, ठीक है, मैं पॉइंट कंप्लीट कर ही देता हूँ। प्राइवेट कंपनी वाले केस में शेयर्स का ट्रांसफर कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है वो आप समझ लो। जैसे मैंने आपको बोला प्राइवेट कंपनी एक क्लोज ग्रुप है, हम मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं जो एक प्राइवेट कंपनी में ओनरशिप होल्ड करेंगे। सपोज हम सब लोग एक प्राइवेट कंपनी में ओनर हैं, अब मेरे पास भी कुछ स्टेक है, आपके पास भी है, सबके पास अलग अलग रेशियो में शेयर्स हो सकते हैं। मुझे अपना शेयर इस प्राइवेट कंपनी से अलग करना है, मुझे बेचना है, पैसा एनकैश करना है, निकल जाना है। अब इस सिचुएशन में प्रोसीजर ये रहेगा कि मुझे सबसे पहले आप सब शेयर होल्डर्स को ऑफर करना पड़ेगा इंटरनली कि भाई मुझे मेरा स्टेक बेचना है, आप में से कोई खरीदने में इंटरेस्टेड है क्या? अगर है और सही प्राइस आप देने को रेडी हो
तो मुझे पहले वो शेयर आप ही को बेचना पड़ेगा, ये मेरे ऊपर कंपल्शन है। इसको बोलते हैं राइट ऑफ प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन का मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहला राइट मिलना कि वो किसी और शेयर होल्डर के शेयर्स को बाई कर सके। मतलब मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि मेरी प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डिंग मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दूं कि भाई शेयर्स अवेलेबल ऑफ अ प्राइवेट कंपनी एट दिस प्राइस, काइंडली डीएम। ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? मेंबरशिप थोड़ी ना बेच रहे हैं, टिकट थोड़ी ना बेच रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन में ऐसा ऑप्शन मेरे पास नहीं है। तो मुझे अगर शेयर बेचना है तो आई कैन नॉट डू दैट थ्रू अ पब्लिक ऑफर। मुझे आपको पहले पूछना पड़ेगा, ये आपका राइट है जो एक कंपनी के स्ट्रक्चर में आपको मिल रहा है। अच्छा, इसमें जो प्राइस की बात हो रही है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड तो होते नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कि इसका करंट मार्केट प्राइस देख लेंगे। तो प्राइस कैसे डिटरमाइन करना है वो कंपनी के आर्टिकल्स में पहले से डिसाइडेड होता है कि मेथड क्या होगा, या रजिस्टर्ड वैल्यूअर से अपने वैल्यूएशन करवा लेंगे। तो जो अग्रीड प्राइस होगा, जो एक सिस्टम से डिफाइन होगा, उसी प्राइस पे आपको बाई करना पड़ेगा। तो फिर ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सोचो कि नहीं अपने को तो पता है इंटरनली सेल करना है, तो कोई भी अगर शेयर बेचने आएगा ना तो उसके साथ अच्छे से बार्गेन करेंगे, आधे दाम पे खरीदेंगे, तो उसमें तो इन्वेस्टर का नुकसान है फिर। तो राइट ऑफ प्रीएम्पशन का मिसयूज करना आपको अलाउड नहीं है। प्राइसिंग के लिए एक पॉलिसी होगी, वो फॉलो करनी पड़ेगी। तो उस प्राइस पे अगर आप खरीदने के लिए रेडी हो तो मुझे कंपलसरीली वो शेयर आप ही को बेचना पड़ेगा। फिर मैं आपको पसंद करता हूँ नहीं करता हूँ अलग बात है, मेरा इंटरेस्ट है आपको शेयर बेचने में नहीं है अलग बात है, बिकॉज वी ऑल आर बाइंडेड बाय अ पर्टिकुलर रूल जो सबको फॉलो करना है। अच्छा, आप सबको मैंने ऑफर किया, आप में से कोई और अपना स्टेक बढ़ाने के लिए कंपनी में रेडी नहीं, आप सब में किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, बोले नहीं हमें भी और नहीं खरीदना है, उल्टा बेचना हो तो बताना, हम भी रेडी है। उस मैटर पे बात चल रही है। तो क्योंकि आप सब लोग रेडी नहीं हो, पर मुझे अपना स्टेक सेल करना है ना, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? अब मैं आउटसाइडर्स को पूछ सकता हूँ, बट आउटसाइडर को पूछने का तरीका अगेन पब्लिक ऑफर नहीं होना चाहिए। वही व्हाट्सएप वाला स्टेटस डाल दिया वो नहीं चलेगा, पेपर में ऐड दे दिया नहीं चलेगा। 1-to-1 में किसी को पूछ सकता हूँ, कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, वाया वाया मैसेज पास ऑन कर सकता हूँ कि ऐसा ऐसा है और स्टेक बेचना है, कोई इंटरेस्टेड है जेन्युइनली तो बताओ। तो 1-to-1 मैंने किसी से बात की, कोई इंटरेस्टेड है और फिर मैंने उसके साथ डील की, तो दैट इज ओके। क्योंकि आप सबको मैं पहले पूछ चुका हूँ, आपकी ना होने के बाद ही मैं आउटसाइडर को ऑफर कर रहा हूँ, तो दैट इज ओके। तो ये जो प्रोसीजर है प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के ट्रांसफर का एक बेसिक प्रोसीजर रहेगा, जहां हम देख रहे हैं कि शेयर्स ट्रांसफरेबल है 100%, लेकिन फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं। आ गया समझ में? क्लियर? अब जो यहाँ पे कंटेंट है मैंने आपको बता दिया और रिलेट करा देता हूँ। ये जो प्राइवेट कंपनी वाला टॉपिक अपने फर्स्ट पेज पे स्टार्ट हो रहा है, वो हावेवर तक वाले सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए, जितना भी कंटेंट है वो उसमें कवर हो गया। बाकी आप देखो नेक्स्ट पेज पे जो पार्ट है वो भी कवर हो गया है, पहले से आपको बता रहा हूँ। जो आप अगले पेज पे देखना, राइट ऑफ प्रीएम्पशन बोला हुआ है, ये मैंने आपको पूरी स्टोरी समझा दी। इसमें आप पढ़ोगे तो आपको लैंग्वेज क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद जो वैल्यूएशन वाली बात है ना, वो भी मैंने क्लियर कर दी कि फेयर प्राइस पे वैल्यूएशन होगा और उसका एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको पता चल गए। अब जो बीच में वो चार्ट था फर्स्ट पेज पे, वापस देख लो कि कहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मतलब प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं आपके और ट्रांसफर करने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, ये कब होता है? तो 3 इंस्टेंसेस उन्होंने दे रखे हैं। पहला बोला है व्हेन ट्रांसफर टू रिप्रेजेंटेटिव्स, ट्रस्टीज। शेयर्स के केस में शेयर भी एक असेट का पार्ट है, उस असेट को भी मेंटेन करना पड़ता है, डिविडेंड कलेक्ट करना, मीटिंग्स में जाना, नोटिस आएंगे, जो भी है वोटिंग करना, एक लायबिलिटी भी रहती है। अगर आप इन्वेस्टर हो लेकिन लायबिलिटी फुलफिल करने का आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? ट्रस्टी अपॉइंट करके अपने शेयर्स उसको हैंड ओवर कर सकते हो। मालिक आप ही रहोगे लेकिन केयर टेकर ट्रस्टी रहेगा। अब इस चीज़ में अगर आपने लीगली अपने शेयर्स ट्रस्टी को ट्रांसफर किए तो वहाँ बीच में राइट ऑफ प्रीएम्पशन, आस्किंग अदर शेयर होल्डर्स फर्स्ट, वो सब नहीं आएगा। वहाँ पे आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि ये आउटसाइड नहीं जा रहे, ना ही आप एक्चुअली में अपना स्टेक सेल कर रहे हो, आप सिर्फ किसी को अलॉट कर रहे हो कि वो आपके बिहाफ पे शेयर्स का केयर टेकर बन सके। तो दैट इज ओके, वो डायरेक्टली हो सकता है, 1-to-1 हो सकता है। उसके बाद टू लीगल एयर और रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ डेथ ऑफ शेयर होल्डर। अब किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाए तो उसका स्टेक क्या पहले बाकी शेयर होल्डर्स को ऑफर करना पड़ेगा? वो तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फैमिली मेंबर या नॉमिनी को ही जाने वाला, ये भी इम्प्लाइड, तो एक्सेप्शन हो गया वो। और तीसरा, राइट शेयर्स ऑफर रिनाउंस्ड टू समवन एल्स। अब राइट शेयर ऑफर क्या होता है, हमने डिस्कस किया था। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को सस्ते रेट पे पहले शेयर्स ऑफर किए जाते हैं और पैसा रेज करने के लिए। आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, आप ऑलरेडी कंपनी के इन्वेस्टर हो, यू नो एवरी डिटेल अबाउट द कंपनी एंड यू नो कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या अर्निंग्स है, तो आप लोगों से पैसा रेज करना मेरे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। आपको कन्विंस करना कि इन्वेस्ट करो। अगर उसके बदले में आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देता हूँ तो समझ लो अपनी मेहनत बचाने के लिए मैंने थोड़ा सा कॉस्ट बेयर कर लिया, और पैसा तो आप दे ही रहे हो ना। तो मार्केट प्राइस जो एग्जिस्टिंग शेयर्स का है उससे थोड़ा रीजनेबल रेट पे अगर मैं आपको शेयर ऑफर करूंगा तो विन विन सिचुएशन है। मुझे नए इन्वेस्टर को कन्विंस करने की मेहनत नहीं करनी, और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को सस्ते रेट पे शेयर मिलेंगे, उसका फायदा होगा तो जल्दी इन्वेस्ट करेगा। तो आपका बेनिफिट है, मेरा बेनिफिट है, इसलिए मैं राइट शेयर ऑफर कर रहा हूँ। अब राइट शेयर जब ऑफर किए जाते हैं तो साथ में हमने देखा था एक राइट टू रिनाउंस दिया जाता है। राइट टू रिनाउंस का मतलब कि अगर आपको वो राइट शेयर नहीं खरीदने तो यू कैन पास ऑन दैट ऑफर टू एनी पर्सन, एनी अदर पर्सन।
तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो दैट इज ओके। अब उसमें ये जो प्राइवेट कंपनी का जो रिस्ट्रिक्शन है ऑन ट्रांसफर, वो पॉइंट बीच में नहीं आता। आया समझ में? आप किसी को भी अपना राइट रिनाउंस कर सकते हो। अगेन वो रिनाउंसिएशन पब्लिक ऑफर की तरह नहीं दिखना चाहिए। 1 to 1 आप किसी और को रिनाउंस कर सकते हो कि भाई मुझे राइट शेयर मिले, मुझे नहीं चाहिए, किसी और को चाहिए तो आप बाई कर लो, तो दैट इज पॉसिबल। हाँ, इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। इसमें बाकी कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर राइट शेयर ऑफर होंगे, हर कोई अपना राइट आउटसाइडर्स को रिनाउंस करेगा और लोग कंपनी मेंबर बनते जाएंगे और हम जानते भी नहीं कौन है क्या है। तो आप आर्टिकल्स में इस चीज़ का रिस्ट्रिक्शन रख सकते हो कि अगर हम कभी भी राइट शेयर ऑफर करेंगे तो उसमें राइट टू रिनाउंस नहीं रहेगा। आइदर यू गो फॉर द ऑप्शन और रिजेक्ट द ऑप्शन, पास ऑन करने का राइट नहीं रहेगा। फ्लेक्सिबल है ना, हम कुछ भी मैनेज कर सकते हैं जैसा हमें चाहिए, तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये 3 सिचुएशन, 3 इंस्टेंसेस जहाँ पे प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर करने पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, ये एक आंसर बन सकता है। ये 3 पॉइंट्स उनके पास अवेलेबल है। शॉर्ट क्वेश्चन में 3 मार्क्स में वो पूछ सकते हैं, 3 पॉइंट्स के लिए उतनी वैल्यू रहेगी। तो आपको इसमें प्राइवेट कंपनी वाली नॉर्मल स्टोरी तो समझानी पड़ेगी। तो अगर 4 मार्क्स का आंसर भी रख दिया ना तो पॉसिबल है। 1 मार्क वो लोग किस चीज़ के लिए रखेंगे कि आप पहले स्टोरी समझाओ कि प्राइवेट कंपनीज में ये रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर क्या होता है एग्जैक्टली, जो अभी अपन बात कर रहे थे, उसको आप पहले एक्सप्लेन कर दो पॉइंट वाइज, नॉर्मल लिमिट में, बहुत स्ट्रेच नहीं करना उसको। और बाद में आप ये 3 पॉइंट समझा दो कि एक्सेप्शन क्या है। तो एक्सेप्शन समझाने से पहले इंट्रो तो देना ही पड़ेगा। तो 1 मार्क फॉर इंट्रोडक्शन एंड 3 मार्क्स फॉर 3 कंडीशंस। अब किसी ने इसमें 2 ही कंडीशन समझाई तो वो 1 मार्क कट जाएगा, मार्किंग वैसे होती है। और जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाफ मार्क तो चेकर के हाथ में रहता ही है। मैं भी चेकिंग करवाता हूँ टेस्ट में, तो मैं हाफ मार्क वैसे ही रखता हूँ कि वो चेकर के हाथ में, उसको देना है तो दे, नहीं देना है तो ना दे। आप उसमें आर्ग्यू नहीं कर सकते, बिकॉज प्रैक्टिकली एग्जाम में भी थियरी पेपर में इंस्टीट्यूट आपको पूरे मार्क्स नहीं देने वाला। वो 5 में से अगर 4 दे रहे हैं तो फुल के बराबर ही, 4, 4.5 मतलब ऑलमोस्ट फुल है। उससे जो आपके मार्क्स कम हो रहे हैं ना, वो फिर जितने पॉइंट्स गायब है ना, उतना वो हाफ मार्क कट कर रहे हैं। वो मार्किंग स्कीम वैसे होती है। लेकिन थियरी पेपर में पहले से फुल मार्क्स एक्सपेक्ट करके जाने नहीं चाहिए। उसमें क्या होगा, अननेसेसरी ओवर कॉन्फिडेंस होगा, 5 में से 5 मिल रहे हैं, हमने तो परफेक्ट लिखा है। तो हाफ मार्क तो आपका बेसिक है, वो कटने ही वाला है। वहाँ पेपर में भी ऐसे ही होगा। क्लियर, ये चीज़ समझ आ गई? चलो देखते हैं आगे। एक्सेप्शंस कवर हो गए। अगले पेज पे आ जाओ। पावर ऑफ डायरेक्टर्स टू रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये इम्प्लाइड है। डायरेक्टर्स मैनेजमेंट में सीनियर मोस्ट अथॉरिटी है, वो डिसीजन मेकर है हर चीज़ के। तो अगर शेयर ट्रांसफर की एप्लीकेशन आती है तो दे हैव द राइट टू रिजेक्ट और डिसाइड कि भाई करना है शेयर ट्रांसफर अलाउ या नहीं करना है। लेकिन ये पावर डिस्क्रिशनरी है, बट इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिशनरी का मतलब उनकी मर्जी, जो कंपनी के फेवर में उनको सही लगता है वो कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मनमानी करें कि भाई किसी से पर्सनल उनकी दुश्मनी है तो इसका शेयर ट्रांसफर नहीं होने देंगे, इसको परेशान करेंगे, अपने पावर का अब्यूज करेंगे। ये सब नहीं होना चाहिए। तो दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस करके चलना है। तो वहाँ लिखा है कि ये राइट डायरेक्टर्स गुड फेथ में यूज करेंगे, ये उनको ध्यान रखना चाहिए। चलो देखें आगे। नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक कंपनी की बात हो रही है, प्राइवेट कंपनी वाली सिचुएशन कंप्लीट। पब्लिक कंपनी में तो हमने देखा फ्रीली ट्रांसफरेबल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। जब शेयर खरीदना है खरीदो, जब बेचना है बेचो। इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, सुबह खरीदो शाम को बेच दो। होल्ड करना है होल्ड करो, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दैट इज ओके। पब्लिक कंपनी में ऐसा प्रॉब्लम नहीं। इसमें कुछ टर्म्स भी उन्होंने समझाए हुए हैं, आप एक बार देख लेना, वही पेज 79 पे नीचे। राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर, टैग अलोंग, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। अभी एक्चुअली में डेरिवेटिव मार्केट या सिक्योरिटी मार्केट की टेक्निकल चीज़ें हैं, अभी इस कंपनी लॉ के पेपर के लिए बिल्कुल काम की नहीं है। अब सिक्योरिटी लॉ पढ़ो या फाइनेंस पढ़ो, वहाँ पे टर्म्स आते हैं। डेरिवेटिव मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, F&O बोलते हैं। तो वहाँ पे होता है कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ऑप्शन राइट करना, ऑप्शन बाई करना। वो बहुत टेक्निकल चीज़ है और प्रैक्टिकल है। अभी यहाँ पे इन टर्म्स को आप इग्नोर करो या एज इट इज मेंशन कर दो चलेगा, उसको भी डिटेल में लेके नहीं जाना। नेक्स्ट, अब ये जो अगला टॉपिक है आपका, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर टू बी प्रेजेंटेड टू द कंपनी। ये जो चीज़ है अगेन फिजिकल सर्टिफिकेट्स के लिए रेलेवेंट है, डीमैट में रेलेवेंट नहीं है। तो क्योंकि दोनों सिस्टम एग्जिस्ट तो करते ही हैं, वो पढ़ा रहे हैं तो आपको फिर फिजिकल सिक्योरिटीज की बात भी समझा रहे हैं। अब जो ट्रांसफर के इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है उसमें क्या हो रहा है, पुराना प्रोसीजर है ये। अब इसमें ऐसा था कि पहले के टाइम पे मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट होता था, शेयर सर्टिफिकेट होल्ड करके बैठा हूँ, एक पॉइंट पे शेयर बेचना चाहता हूँ, आप शेयर खरीदना चाहते हो, तो जो शेयर मैंने आपको पास ऑन करने हैं वो कैसे होंगे। तो इसका प्रोसीजर ये था, आपके और मेरे बीच में एक अग्रीमेंट बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर ट्रांसफर डीड या शेयर ट्रांसफर अग्रीमेंट। स्टैम्प पेपर पे बनेगा, उसमें मैं लिखूंगा कि भाई मेरे पास ये शेयर्स हैं, डिटेल्स हैं, और मैं इन पर्सन को ये शेयर सेल कर रहा हूँ, इतना अमाउंट चार्ज कर रहा हूँ, इन्होंने मुझे इस अमाउंट को ऐसे पे किया है, और अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये शेयर इनको पास ऑन कर दिए जाए, नो ऑब्जेक्शन मेरी तरफ से। तो एक अग्रीमेंट बन गया। अब ये अग्रीमेंट और पुराना शेयर सर्टिफिकेट जो मेरे नाम पे, ये दो चीज़ें लेके आप जाओगे कंपनी के पास और उनको बोलोगे भाई हमारे बीच में अग्रीमेंट हुआ है और ये पुराना सर्टिफिकेट ये ले लो और मुझे नया सर्टिफिकेट दे दो।
ये सब वेरिफिकेशन करने के बाद कंपनी आपके नाम पे नया सर्टिफिकेट इशू करेगी एंड देन यू आर दी ओनर। अब ये प्रोसीजर सुन के इतना बोरिंग लग रहा है कि शेयर खरीदने और बेचने का मन ही नहीं करेगा, बोले छोड़ो यार इतना झमेला कौन करेगा, आज टाइम इतना फास्ट है कि एक शेयर ट्रांसफर करने के लिए इतना प्रोसीजर कौन करेगा, क्योंकि उसके लिए आप स्टैम्प पेपर खरीदो, फिर वहाँ जाके टाइपिंग करवाओ, उसमें कंटेंट लिखवाओ, फिर कंपनी में जाके सबमिट करो। आज ये सारी चीज़ें जो है वो एक स्वाइप से आपके मोबाइल ऐप पे हो जाती है। तो डीमैट में तो ये पंगा है ही नहीं, लेकिन फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन में काम इस तरीके से होता है, तो उसको अपने बोलते हैं शेयर ट्रांसफर डीड या फिर अग्रीमेंट। तो ये बात यहाँ पे हो रही है। लैंग्वेज देख लेते हैं, टाइम लिमिट भी कुछ है। कंपनी शैल नॉट रजिस्टर अ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज अनलेस अ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर विच इज ड्यूली स्टैम्प्ड। स्टैम्प का मतलब वही स्टैम्प पेपर पे आपको लिखवाना पड़ेगा, डेटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। दोनों पार्टीज के उस पर साइन होने चाहिए। एग्जीक्यूटेड का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है, दोनों के सिग्नेचर्स हैं, उनके अपने अपने विटनेस का साइन है, उनका फोटो है, वो सब कुछ उसके ऊपर किया हुआ है, थंब इंप्रेशन और वो सब भी लगता है, तो वो भी लगाया हुआ है। Within a period of 60 days from the date of execution, अच्छा ये आगे की लाइन, has been delivered to the company by the transfer or transferee within a period of 60 days from the date of execution। In short, जिस दिन ये स्टैम्प पेपर पे आपने डॉक्यूमेंट बनवाया उसकी ना नोटरी करवानी पड़ती है। तो जिस दिन आपने नोटरी करवाई, रजिस्टर हो गया कि डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो गया, उसमें जो डेट मेंशन की है वहाँ से 60 डेज के अंदर अंदर ये डॉक्यूमेंट और पुराना सर्टिफिकेट कंपनी में सबमिट हो जाना चाहिए। तो उसकी वैलिडिटी यहाँ पे बता दी। 60 डेज खत्म हो गए, फिर आप लेके जाओगे ना, वो बोलेंगे कि अग्रीमेंट पुराना हो गया, नहीं चलेगा, नया बनवा के लाओ। नया बनवाओगे तो स्टैम्प पेपर फिर से खरीदना पड़ेगा, टाइपिंग फिर से कराना पड़ेगा, उसका कॉस्ट आपका वापस लग जाएगा। तो एक टाइम लिमिट या एक लिमिटेशन पीरियड जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोला अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट आप लेके चले जाओ, और अगर सर्टिफिकेट या कुछ एग्जिस्टेंस में नहीं है तो कोई लेटर ऑफ अलॉटमेंट या कुछ तो प्रूफ होगा जिससे पता चले कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है कौन, तो वो आप लेके जा सकते हो। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट खो गया है, शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गया है, तो उसमें या तो आप पहले डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करा के फिर ट्रांसफर करो, या फिर आप पहले से ही बता दो कि भाई सर्टिफिकेट खो गया है, जेरोक्स वेरोक्स है हमारे पास, एंट्री है, प्रूफ है, और आपको ना मैनेजमेंट को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको अपने शेयर बेच रहा हूँ, मैंने बोला देखो सर्टिफिकेट मेरा खो गया है, मुझे शेयर इनको बेचने हैं, तो आप शेयर इनको ट्रांसफर करके इनके नाम पे नया सर्टिफिकेट बना दो। मैं कंपनी को इंडेमनीफाई कर रहा हूँ। इंडेमनीफाई करने का मतलब इंश्योर करना कि मेरी वजह से कंपनी के ऊपर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन या कोई लीगल केस कल को नहीं होगा इन शेयर्स को लेके, और अगर हुआ तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो पैसों का टेंशन आप मत लो, अगर आप शेयर ट्रांसफर करके दे भी रहे हो ना तो कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है, कंपनी को बाद में कोई भी न्यूसेंस फेस नहीं करना पड़ेगा, मैं इसका एश्योरेंस दे रहा हूँ। तो दैट इज कॉल्ड टू इंडेमनीफाई समवन, इंश्योर करना, ठीक है। तो ये इंडेमनिफिकेशन भी राइटिंग में स्टैम्प पेपर पे ही होता है, इम्प्लाइड। फॉर्म नंबर बोला है कि भाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर जो बनेगा उसका फॉर्मेट कौन से फॉर्म नंबर के हिसाब से आपको बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट हाउएवर करके, नथिंग इन सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 shall prejudice any power of the company to register on receipt of an intimation of transmission of any right to securities by operation of law। सिंपल ये बोलना चाह रहे हैं कि ऊपर ये जो आपका पूरा प्रोसेस बताया, शेयर ट्रांसफर अग्रीमेंट एंड ऑल, इंस्ट्रूमेंट बनाना, दोनों पार्टीज के साइन होना, ट्रांसमिशन में ये सब हो पाएगा क्या? ट्रांसमिशन में ये सब पॉसिबल होगा कि अग्रीमेंट बनाए, ट्रांसफरर साइन करे? पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे ये कंडीशन को अपने इग्नोर कर सकते हैं कि शेयर ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट और ट्रांसफरर के साइन होना जरूरी नहीं है, ट्रांसमिशन इज ऑटोमेटिक, वो हमने देखा। तो इसमें ना सिर्फ एक फॉर्म भरना पड़ता है। अब जैसे किसी इन्वेस्टर की डेथ हो गई, उसके नॉमिनी को वो शेयर अपने नाम पर ट्रांसफर करवाने हैं, तो कंपनी में एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें ट्रांसफरर के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट हो भी नहीं सकती, और अगर रिक्वायरमेंट रखेंगे तो भी फुलफिल नहीं हो पाएगी, और फुलफिल हो गई तो फिर सोचो क्या होगा, क्योंकि भूत आके तो साइन करके गया नहीं होगा उसका, तो साइन हुए कैसे? फिर वो पॉसिबल नहीं ना प्रैक्टिकली। तो उसका ऑप्शन क्या निकाला उन्होंने कि इस सिचुएशन में आप एक फॉर्म भर दो कि भाई ट्रांसमिशन करवाना है, और जो भी पर्सन है जिसकी डेथ हुई उसका डेथ सर्टिफिकेट प्रूफ में अटैच कर दो, ताकि कंपनी को ये श्योरिटी हो जाए कि हाँ भाई ट्रांसमिशन करना है। अच्छा, इसमें ये भी होता है जब ट्रांसमिशन की बात आती है, प्रॉपर्टी का मामला है ना, शेयर्स, असेट, शेयर किसी के कितने भी रुपए के हो सकते हैं। अब जब किसी पैसे वाले इंसान की डेथ होती है तो मरने के बाद उसके रिश्तेदार बढ़ जाते हैं, उसके रहते हुए कम होते हैं जेलेसी में, और मरने के बाद सब आ जाते हैं कि बोले हमें भी कुछ मिल जाएगा। और क्लेम करने वाले बहुत लोग होते हैं, कोई बोलता है नहीं एक्चुअली मैं लीगल नॉमिनी मैं हूँ, कोई और बोलेगा नहीं मेरा भी राइट बनता है। तो ये सब क्लेम कोर्ट तक भी चले जाते हैं। अब कंपनी के पास एक इंसान आया, उसका फैमिली मेंबर बोले नहीं मैं नॉमिनी हूँ, शेयर मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दूँ। कंपनी को लग रहा है यार और भी तो लोग होंगे फैमिली में, एक बार कंफर्म करवा लेते हैं कि इसके नाम पे ट्रांसफर करने या कोई और भी क्लेम कर रहा है, नहीं तो फिर क्या होगा, एक के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, दूसरा हमारे ऊपर केस कर देगा कि आपने गलत तरीके से शेयर ट्रांसफर कर दिए। ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एक्चुअली में प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स में होते हैं। तो ऐसे में कंपनी क्या करती है, बोलती है एक काम करो, कोर्ट में जाओ आप लोग सब और एक सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आओ। ये भी एक पॉइंट होता है। डेथ सर्टिफिकेट इज डिफरेंट। सक्सेशन सर्टिफिकेट ये शो करता है कि उस इंसान का रियल सक्सेसर, उसका लीगल हेयर कौन है,
लीगली कौन प्रूव हुआ। तो अगर एक से ज़्यादा लोग क्लेम करने वाले हैं तो बोले कंपनी में यहाँ आके झगड़ा मत करो, कोर्ट में कर लो, वो उसी लिए बना हुआ है, वहाँ पे जाके लड़ो और फिर जो जीतेगा ना वो आके हमको बता देना कि मैं जीत गया, मुझे शेयर दे दो। तो सर्टिफिकेट को क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड सक्सेशन सर्टिफिकेट। और कंपनी वो प्रूफ में मांग सकती है, प्रूफ दे दिया फिर कंपनी को लीगली कोई टेंशन नहीं। अब वो जो सक्सेसर है जो सर्टिफिकेट लेके आया उसके नाम पे शेयर ट्रांसफर कर देंगे। अब बाद में अगर और कोई फैमिली मेंबर कंपनी से फाइट करने आया तो कंपनी उसको एंटरटेन करेगी, वो सर्टिफिकेट दिखा देगी, देख लो हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है, ये सक्सेसर है, हमने इनको शेयर दे दिए, अभी आप कोई भी प्रॉब्लम है आप कोर्ट में जाके और फाइट करो, हमारे से फाइट करने का आपका कोई लीगल सेंस बनता नहीं। बट ये सर्टिफिकेट नहीं होता तो ये सारा केओस कंपनी के ऑफिस में क्रिएट हो रहा होता कि मुझे शेयर मिलने चाहिए थे, मैं आपके खिलाफ ये करूंगा वो करूंगा। तो टू बी लीगली श्योर वो लोग ये सर्टिफिकेट पहले डिमांड कर सकते हैं। आया समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर। ये और एक सिचुएशन, पार्टली पेड अप शेयर तो बड़ा खतरनाक काम हो गया। इंस्टेंस आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या हो सकता है और कंपनी क्या कर रही है। मेरे पास जो शेयर्स है जो मैं आपको बेचना चाह रहा हूँ वो पार्टली पेड अप है, मतलब कंपनी ने मुझसे आधे पैसे मांगे, मैंने आधे पैसे दिए, अब ये शेयर मैं आपको बेच रहा हूँ। अब इस सिचुएशन में फ्रॉड होने का कोई चांस नजर आ रहा है आपको? आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है इस अग्रीमेंट में? मैं आपको शेयर बेचूंगा, आपसे पूरे पैसे ले लूंगा और आपको बताऊंगा ही नहीं कि शेयर पार्टली पेड अप है, आप फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हो, आपको नई नॉलेज है, कुछ भी हो सकता है। आपने शेयर बाई कर लिए, मुझे पूरे पैसे देके, शेयर ट्रांसफर हो भी गए, नया सर्टिफिकेट आपके नाम का बन गया। अब कंपनी का 2-4 महीने बाद आपको लेटर आया, प्लीज पे द पार्टली अमाउंट विच इज ड्यू, और इतने पैसे इतने दिन में जमा कर दो। अब आप सोच रहे ये कौन से पैसे देने, मैं तो पूरे शेयर के पैसे दे दिए। अब आपको समझ में आया कि ऐसा पार्टली पेड अप भी होता है, वो शेयर पे आधे पैसे मैंने भरे थे, आपसे पूरे ले लिए, तो आपके साथ कहीं ना कहीं मैंने फ्रॉड किया, मैं गायब हो गया। अब मैं आपके कांटेक्ट में हूँ नहीं, ढूंढते रहो मुझे, शेयर आपके हो चुके हैं, पैसे मिल चुके हैं, अब आपको डबल पैसा नहीं देना पड़ गया। एक तो आपने पहले मुझे पूरा पैसा दिया, अब कंपनी आधे पैसे और मांग रही है, तो शेयर महंगे पड़ गए आपको। ये चीज़ आपको इतना लेट समझ आई तो उसमें आपके साथ फ्रॉड हो गया। अब आप मेरे ऊपर केस फाइल करोगे, कोर्ट में केस चलता रहेगा, आप भी परेशान होते रहोगे। ये सब चीज़ों से बचने का एक रास्ता ये है कि पार्टली पेड अप शेयर्स ट्रांसफर करते टाइम कंपनी थोड़ा सा अलर्ट कर दे आपको कि भाई वी होप दैट यू आर अवेयर कि जो शेयर आप बाई कर रहे हो ना पार्टली पेड अप है, एंड इफ यू आर बाइंग दीज शेयर्स और आप ट्रांसफर करवा रहे हो तो इतनी लायबिलिटी जो इस पर बाकी है इन फ्यूचर आपको पे करनी पड़ेगी। आप रेडी हो, आपको पता है ये चीज़ पे आप पहले अपना कंसेंट दे दो। तो कंपनी जनरली यही करती है। अगर पार्टली पेड अप शेयर्स का ट्रांसफर नोटिस आएगा उनके पास तो पहले बायर को इन्फॉर्म किया जाएगा कि वी होप दैट यू आर अवेयर अबाउट दिस सिचुएशन, और अगर आप बोलते हो कि हम अवेयर हैं, हमें पता है और हमने ट्रांजैक्शन उस चीज़ को कंसिडर करते हुए किया है और हमने सामने वाले को आधे पैसे ही दिए, तो फिर ठीक है आप ट्रांसफर करवा लो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन बाद में ये कियोस्क क्रिएट नहीं होना चाहिए जब पैसे मांगे आप बोले नहीं हमने तो उनको पूरा पेमेंट कर दिया था। ये सब चीज़ें कंपनी एंटरटेन नहीं करेगी, क्योंकि इसका दूसरा आउटकम भी हो सकता है। आप और मैं मिल के ट्रांजेक्शन ही ऑन पेपर ऐसा दिखा रहे हैं कि आप कंपनी के आगे प्रूव कर दो कि आपने मुझे पूरे पैसे दे दिए, और अब आप कंपनी को बोलो हम बाकी के आधे पैसे नहीं देंगे, तो इसमें कंपनी के साथ भी तो फ्रॉड हो सकता है ना। ये दोनों पार्टी झूठा झूठा झगड़ा कर रहे हैं और कंपनी को उल्लू बना रहे हैं, हो सकता है कि नहीं? ऐसी चीज़ें भी बहुत बार होती है। तो ये श्योर होने के लिए हर चीज़ का एक लीगल प्रोविजन उन्होंने एक्ट में किया। आगे आप समझ में क्लियर होगी। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे पार्टली पेड अप वाली। टाइम लिमिट वाला आंसर रिपीट हो रहा है अगर आपको ध्यान आ रहा हो। सर्टिफिकेट कितने टाइम में इशू करना होता है, सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, रेगुलर अलॉटमेंट, ट्रांसफर ट्रांसमिशन एंड डिबेंचर्स। 4 पॉइंट है, 2 मंथ्स, फिर 1 मंथ और 6 मंथ ऐसे टाइम लिमिट थे। सेम आंसर पूरा एज इट इज रिपीट। फिर नेक्स्ट आ गया डीमैट। जब तक फिजिकल की बात हो रही थी डीमैट की भी होगी। यहाँ बोला कि अगर डिपॉजिटरीज की बात है और डीमैट में शेयर का ट्रेडिंग हो रहा है तो उसमें कितने दिन में, जैसे सर्टिफिकेट है तो बोला 2 महीने में आ जाना चाहिए, ट्रांसफर ट्रांसमिशन है तो 1 महीने में आ जाना चाहिए, डीमैट में कितना टाइम लगता है तो बोला इमीडिएट। जैसे ही स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग 3:30 बजे क्लोज होता है उसके बाद ही ये सारी इंटीमेशन डीमैट अकाउंट के थ्रू डिपॉजिटरीज को चली जाती है इवनिंग तक कि भाई आज हमारे अकाउंट में इस डीमैट अकाउंट होल्डर ने इस कंपनी के इतने शेयर बेच दिए, ये इतने शेयर खरीद लिए, अपडेट कर लेना। ये डे टू डे ट्रांजेक्शन होता है, इसलिए मार्केट आवर्स जो है वो इतने लिमिटेड है। बहुत बार ना ट्रेड करने वाले ये आर्ग्यू भी करते हैं तो बोले इतना 6-7 घंटे के लिए खाली मार्केट खुलता है 9:15 to 3:30, पूरा दिन चलने दो ना, शाम को 6 बजे तक 8 बजे तक क्या प्रॉब्लम है। तो हम लोग जो फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं हमारा हाफ डे चल रहा होता है, 3:30 के बाद क्या करें, 6:30 तक चलेगा तो थोड़े और पैसे कमा लेंगे और ट्रेड कर लेंगे। तो ट्रेडर्स की बहुत बार डिमांड आती है कि मार्केट फुल टाइम क्यों नहीं चल सकता। अच्छा, वर्ल्ड में कुछ मार्केट्स ऐसे भी हैं जो 24 आवर ऑपरेट करते हैं, जैसे वो क्रिप्टो वाला आप देखते हो ना, तो क्रिप्टो में तो जब भी वो ऐड नहीं आती प्रॉफिट ही चल रहा होता है उसमें। मोबाइल ऐड में देखा आपने, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, वहाँ कभी लॉस होता ही नहीं, ग्रीन लाइन ही दिख रही है और देख देख के ऐसा होता है बोले यार इतना अच्छा 100% प्रॉफिट की गारंटी अपने भी लगाते हैं। वो मार्केट्स 24 आवर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट्स ट्रेड नहीं करते। उसका रीजन वही है कि जो बैक एंड प्रोसीजर है ना वो एक्चुअली में मार्केट चलाने से ज़्यादा डिटेल्ड है। तो मार्केट आवर्स खत्म होने के बाद उनको ये सारा प्रोसीजर करना है, उसके लिए भी टाइम चाहिए। कल सुबह फिर मार्केट खुलेगा, फिर ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी।
तो उससे पहले उनको ये सब पैकअप करना होता है, इसलिए वो मार्केट को जल्दी क्लोज करते हैं, ये एक रीजन। ठीक है, आगे देखें। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, सिचुएशन इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। प्रैक्टिकल, अगेन एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है। देखो एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर की अपने बात कर रहे हैं जिसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब उसके शेयर्स उसके नॉमिनी लीगल एयर को ट्रांसमिट हो जाएंगे, ट्रांसमिशन की बात हो रही है। अच्छा, वो जो लीगल एयर है उसका जो नॉमिनी है वो तो इस दिन का वेट ही कर रहा था कि कब ये शेयर मुझे मिलेंगे, मिलते ही मैं तो बेच दूंगा, पैसा इनकैश कर लूँगा, खर्चा करूँगा, पैसे उड़ा के ख़त्म कर दूंगा, मुझे कोई इन्वेस्ट करके रखने नहीं है, जिसने करने थे उसने कर लिए। तो ये तो वेट कर रहा था कि कब ये मौका आएगा कि शेयर बेच के प्रॉफिट बुकिंग करूँगा और वो पैसा कहीं और यूज़ करूँगा। तो उसको तो एक्चुअली में शेयर होल्ड करना ही नहीं है। पर प्रोसीजर क्या है, पहले बोले जिसकी डेथ हुई है ना उसके सर्टिफिकेट आपके नाम पे ट्रांसमिट होंगे, उसका फॉर्म भरो, आपके नाम पे जैसे ही नया सर्टिफिकेट बन जाएगा फिर आपको जिसको बेचना है बेच देना। अब जैसे ही बेचोगे फिर से वो ट्रांसफर वाला प्रोसीजर बीच में नहीं आ जाएगा, शेयर ट्रांसफर डीड बनाओ, लेके आओ पुराना सर्टिफिकेट। तो वो जो बीच में लीगल एयर है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो सोच रहा होगा कि दो बार प्रोसेस करना पड़ रहा है, पहले ट्रांसमिशन करवा रहा हूँ फिर ट्रांसफर कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। और मालिक तो मैं ही हूँ, ये तो चीज़ क्लियर हो ही गई है लीगली, उसमें तो कोई छुपाने वाली बात है नहीं। तो क्यों ना ऐसा अलाउ कर दिया जाए कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली वो शेयर किसी और को बेच सके विदाउट गोइंग फॉर ट्रांसमिशन प्रोसेस, क्योंकि पेपर वर्क से क्लियर है कि ट्रांसमिशन तो इनके नाम पे ही होना है। तो वो खुद ही डायरेक्टली अगर आगे शेयर बेच दे और उसके नाम पे सर्टिफिकेट बनवाए बिना डायरेक्ट थर्ड पार्टी के नाम पे बनवा ले तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होगा, इसमें कोई फ्रॉड होने के चांसेस भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू क्लियर हो सकता है। डेथ सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट तो आपको देना ही है, बट मेरे नाम पे एक सर्टिफिकेट बने उससे बेटर है मैं थर्ड पार्टी के नाम पे डायरेक्ट पास ऑन कर दूं, बिकॉज मुझे इमीडिएट सेल करना ही आए, समझ में। ये ऑप्शन यहाँ पे इन सब सेक्शंस में इन्होंने दिया हुआ है कि आप ऐसा कर सकते हो, तो ये कन्वीनियंस के लिए पॉइंट रखा हुआ है। अब इसके ऊपर वो केस बना के भी एग्जाम में पूछ सकता है, वह सीधा सीधा नहीं पूछना है। स्टोरी बनाने में कितना टाइम लगेगा, मिस्टर ए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होल्डिंग दिस मेनी शेयर्स ऑफ अ कंपनी डाइड, हिज शेयर्स आर ट्रांसफर टू हिज नॉमिनी मिस्टर बी। अब नॉमिनी की इंटेंशन क्या है कि उसको इमीडिएट सेल करना है, लेकिन कंपनी बोल रही है पहले ट्रांसमिशन होगा फिर ट्रांसफर होगा। तो क्या ये जरूरी है या इसका और कोई अल्टरनेटिव है? बस इतनी सिचुएशन आपके सामने रखी है, आपको केस पढ़ के याद आना चाहिए कि स्टोरी ये वाली, तो फिर आप अपने वर्ड्स में उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाओगे। यप, चलो सब सेक्शन 5 यहाँ पे पैकअप आपका। आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक आंसर है स्टैम्प ड्यूटी वाला। इसमें भी मैं आपको पूरा अभी नहीं रीड करवा रहा हूँ, उसका रीजन है इसमें आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। एक अपना चैप्टर है जूरिस्प्रूडेंस वाले सब्जेक्ट में इंडियन स्टैम्प एक्ट, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, सबका ही बाकी है। वो चैप्टर बहुत डिटेल में है और उसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी की सारी बातें इन डेप्थ होने वाली है, वहीं से उठाया हुआ एक छोटा सा टॉपिक है ये। अब स्टैम्प ड्यूटी का क्या प्रोसीजर है यहाँ पे शेयर्स में, वो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, पूरा भी रीड आउट नहीं करेंगे चलेगा, रिपीटेशन भी काफ़ी है। इसमें जब फिजिकल शेयर्स होते थे ना, तो फिजिकल शेयर्स में ना स्टैंप लगता था, रेवेन्यू स्टैंप नहीं आता अपना पोस्ट ऑफिस वाला, वो 1 रुपये 2 रुपये वाला जो स्टैंप आता है वो स्टैंप लगता था। ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो स्टैंप पेपर भी आपको लेना पड़ सकता है। ये स्टैंप ड्यूटी की रिक्वायरमेंट डीमैट में नहीं है। तो जो कंपैरिजन होता है ना फिजिकल शेयर्स वर्सेस डीमैट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गोइंग फॉर डीमैट, एक बेनिफिट ये है कि आपको स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी। हर ट्रांजैक्शन पे स्टैंप पेपर पे मतलब शेयर्स के ऊपर स्टैंप पेपर लगता था और हर बार स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती थी, इससे आपको रिलीफ दे दिया। और स्टैंप ड्यूटी का रेट नॉमिनल है, 100 रुपीज़ के ट्रांसमिशन के ऊपर 25 पैसा आपको स्टैंप ड्यूटी देनी, ठीक है। 100 रुपीज़ के शेयर अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो 25 पैसे आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी, ये रेशियो है। ये अभी भी है अगर आप फिजिकली काम कर रहे हो, डीमैट में नहीं है। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है फॉर स्टैंप ड्यूटी पर्पस। इससे ज़्यादा अभी आप इस आंसर में कुछ नहीं पढ़ोगे चलेगा, वो वैल्यू तो मैंने हाईलाइट कर ही रखी है, दैट इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं सीधा। अगला पॉइंट देख लो, चेकलिस्ट मैंने लिखी दिया, सेल्फ रीडिंग है, ठीक है। मैं मेंशन ही कर देता हूँ कि ये चीज़ जो है पढ़ाने वाली है नहीं। तो चेकलिस्ट का मतलब क्या है, क्यों आपको ध्यान रखना है, ये प्रैक्टिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कैसे इसको समझना है वो देख लो। एज अ कंपनी सेक्रेटरी ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि कंपनी में सारे कंप्लायंसेस फॉलो होते हैं कि नहीं। अगर ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट आती है फिजिकल में तो शेयर ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट सबमिट किया या नहीं, पुराना सर्टिफिकेट जमा करवाया या नहीं। अगर किसी की डेथ हो गई और ट्रांसमिशन की रिक्वेस्ट है तो उसका फॉर्म फिलअप हुआ, डेथ सर्टिफिकेट अटैच किया, सक्सेशन सर्टिफिकेट अटैच हुआ, ये सब कंप्लायंसेस आपको ध्यान रखना है। तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप जब भी ये ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करोगे तो आपके माइंड में सारे पॉइंट्स होने चाहिए। आप एक भी पॉइंट भूल गए दैट विल लीड टू नॉन कंप्लायंस। अब सब कुछ ओरली याद रखोगे, वो टैलेंट तो खाली स्टूडेंट्स में होता है, एग्जाम में जाके सारा बिना देखे लिख के आना है। प्रैक्टिस में प्रॉब्लम नहीं है, एक बार आपकी डिग्री आ गई, प्रैक्टिस में आ गए, फिर आपके पास पूरा राइट है कि आप बुक्स को रिफर कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, फिर उसके बेस पे काम कर सकते हो। तो यूजुअली इसमें ये हो सकता है कि आप एक चेकलिस्ट बना सकते हो
कि इस ट्रांजैक्शन के लिए ये सारे कंप्लायंसेस करने होते हैं, एक लिस्ट बना के रख ली, प्रैक्टिस से आपको याद हो जाता है, लेकिन स्टिल एक बार वेरीफाई कर लो तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ मिस्टेक करने में मार्क्स नहीं कटेंगे, यहाँ मिस्टेक करने में लाखों रुपए पेनल्टी आ जाएगी। समझ में आ रहा है? मार्क्स कटना एक बार फिर भी अपने अफोर्ड कर लेंगे, 1 लाख 2 लाख 5 लाख की पेनल्टी महंगी पड़ जाएगी। आया समझ में? तो वहाँ पे चेकलिस्ट का एक ऑप्शन है। अब इस आंसर में नया कुछ नहीं है, जो अभी तक मैं पीछे आपको इस टॉपिक में समझाता आ रहा हूँ उसी की लिस्ट है कि बिफोर कंप्लीटिंग दिस ट्रांजेक्शन आपको इन बातों का ध्यान रखना है एज अ प्रोफेशनल। क्लियर? तो ये आप लिस्ट को एक बार रीड आउट कर लेना, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो सारे पॉइंट्स आपको वहीं से रिलेट हो जाएंगे जो हमने पीछे देखे। ठीक है, चलो तो ये आंसर आपका चेकलिस्ट वाला आप एक बार पढ़ लेना, कुछ नहीं क्लियर होगा तो मैं वो आपको समझा दूंगा। आगे आने तक समझ लो। तो ट्रांसफर के बारे में हमने काफ़ी बातें कर ली। लास्ट पॉइंट है अगेन जो रिपीट है, आपको खुद ही एक बार रीड आउट करना है, दैट इज ट्रांसमिशन। मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का डिफरेंस क्या है, तो इससे ज़्यादा इसमें कुछ नया पॉइंट नहीं। तो आज के लिए अपने इतने टॉपिक्स यहाँ पे रख रहे हैं, बाकी की चीज़ें फिर कल कंटिन्यू करेंगे।